Hoping you all are safe at your home. Myself, Sankalp Khandelwal of MSc 4th SEM. Today I am going to give my seminar on topic Transmission Electron Microscopy, which is shortly known as TEM. The contents of my lecture are Introduction, Principle, Instrumentation and Applications of TEM. First of all, let us go through the introduction of TEM. TEM, which stands for Transmission Electron Microscope. First of all, let us understand that what is a microscope. As we all know, microscope is an instrument which is used to see objects that are too small to be seen by the naked eye, and it has very high resolving power. यानी कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में हेल्पफुल रहता है. रिजॉल्विंग पावर इसकी बहुत हाई होती है. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी की वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को कितना सेपरेट करके दिखा सकता है, वो उसका रिजॉल्विंग पावर कहलाता है. एक्चुअल में हमें आखिरकार माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती क्यों है, इसे समझते हैं हम लोग. हमारे पास जो भगवान ने आंखें दी हैं, उनकी रिजॉल्विंग पावर बस 0.1 से 0.2 mm के बीच में होती है. लेकिन वहीं हम यदि माइक्रोस्कोप से अपने आइस की रिजॉल्विंग पावर को कंपेयर करें तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आइस की कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है. एक्चुअल में जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेंस पर डिपेंड नहीं करती कि कितने नंबर ऑफ लेंस हैं या नेचर ऑफ लेंस कैसा है. हमारी जो मेनली रिजॉल्विंग पावर है किसी भी आइस या माइक्रोस्कोप की इंस्ट्रूमेंट की, वो मेनली डिपेंड करती है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन पर. जैसे कि यदि हम देखें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन को देखें तो माइक्रोस्कोप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं? लाइट एज अ सोर्स यूज करते हैं, और वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करते हैं. एक्चुअल में जो इन दोनों सोर्सेज की वेवलेंथ होती है, हमारे सोर्सेज की जो वेवलेंथ होती है वो मेनली रिजॉल्विंग पावर को डिनोट करती है. क्योंकि रिजॉल्विंग पावर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एबे, रिजॉल्विंग पावर का जो वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, जहां पर ये जो वैल्यू है यदि हम इसे काट दें तो ये 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन अल्फा हो जाएगा, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को. तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं सीधे सीधे जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. और ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो जितना कम रिजॉल्विंग पावर होगा उतना ज्यादा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का वैल्यू होगा. यदि हम देखें तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप आया वो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद जो है हम लोग बहुत मॉडिफाइड वे में आ गए. वहां से हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेम, जिसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में. और ये जो टेम इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट अर्न्स्ट रुस्का और उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैक्स नॉल ने 1931 में बनाया था, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. चलिए आइए ये समझते हैं कि हमें आखिरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी क्यों. एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग आपको एक बात बता दें कि जो सैंपल का साइज होता है यदि वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है तो लाइट जो होती है वो डिफ्रैक्शन शो करती है. डिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट स्प्रेड कर जाती है इस तरीके से. तो जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल का साइज होगा सैंपल का, उतना ज्यादा लाइट डिफ्रैक्शन शो करेगी. अब ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो तो ठीक है भाई, डिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन इस डिफ्रैक्शन से प्रॉब्लम क्या आई? जब ये डिफ्रैक्शन हुआ तो अब पार्टिकल्स का साइज और छोटा हो गया तो और ज्यादा डिफ्रैक्शन हुआ. जब ज्यादा डिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन हमारा जो लेंस का अपर्चर है वो तो फिक्स है. लेंस का अपर्चर तो चेंज नहीं हो सकता. जब तक सारी रेज हमारे लेंस में जा रही थी तब तक तो शार्प इमेज बनती है, लेकिन जब सारी इमेज जाना बंद हो जाती है तो इसमें से एक ब्लर इमेज बनती है, जिससे कि हम अपने सैंपल को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते. एक्चुअल में जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना, जितनी ज्यादा लाइट सोर्स की वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा. तो इलेक्ट्रॉन जो हमने यूज किया इंस्टेड ऑफ लाइट, उस वजह से क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम होती है. क्यों कम होती है? डी ब्रोगली का कंसेप्ट था. डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत कम होता है. और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना कम डिफ्रैक्शन होगा, और वो हमारे लेंस के अपर्चर में इजीली आ जाता है. आइए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेम की. टेम का जो प्रिंसिपल है वो सीधे इस बात पर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो कि हाई वोल्टेज सोर्स से पास होती जाती है,
ऑलमोस्ट 100 to 300 किलो वोल्ट के इलेक्ट्रिक वोल्ट से जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आती है तो क्या होता है, यहाँ से ये जो है चारों तरफ डिफ्रेक्ट हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होती हैं उनको यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग सैम कहते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो रेज हमारी पास हो जाती हैं सैंपल से, उनको यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो इस स्टडी को हम लोग टैम कहते हैं। बेसिकली आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है सोर्स से, ये सैंपल है, तो कुछ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स गए, कुछ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स गए। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं वहां इमेज एकदम लाइटफुल बनती है, और जहां आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते वहां इमेज डार्क बनती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है हमारे इस टेक्निक का। उसके बाद जो मैग्निफिकेशन होता है, क्योंकि ये जो टैम है ये ऑलमोस्ट लाइट माइक्रोस्कोप की तरह है, बस अंतर क्या है, वहां पर सोर्स लैंप यूज हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन यूज होगा। वहां पर ग्लास के लेंस थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होंगे, और बाकी सब कुछ सेम है, केवल अंतर क्या है, एक सोर्स का और दूसरा लेंस का। तो इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन, जो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ने कितना मैग्निफिकेशन करा और फिर आईपीस ने कितना करा, दोनों का मैग्निफिकेशन का हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाता है। लेकिन वही हम जब बात टैम की करते हैं तो टैम में जो ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टर लेंस के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट लेंस और होते हैं। उन इंटरमीडिएट लेंस की वजह से क्या होता है, मैग्निफिकेशन और बढ़ जाता है, और जो टोटल मैग्निफिकेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं इन केस ऑफ टैम, वो हो जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव into magnification of intermediate lens into magnification of eyepiece। और intermediate lens इसमें काफी सारे यूज किए जाते हैं, जिससे कि एक काफी बड़ी इमेज हमें बन के निकलती है विद द हेल्प ऑफ टैम। अब आइए बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी वर्किंग की। जैसे कि हम लोग जानते हैं टैम के अंदर टैम जो है पूरा जो वैक्यूम में किया जाता है एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम में। ये हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हमारा एनोड लगा रहता है। उसके बाद इसमें कंडेंसर लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। ये हमारा स्पेसिमेन हो गया जहां पर हम लोग सैंपल रखेंगे अपना। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस, इंटरमीडिएट लेंस, प्रोजेक्टर लेंस जो कि हमारी इमेज को स्कैन करता है। और उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम लोग लेते हैं जो कि हमारी इमेज को स्कैन करके हमें एक ब्राइट फील्ड इमेज क्रिएट करके देता है। अब आइए बारी बारी हर इसके पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन गन की। इलेक्ट्रॉन गन जो इसमें यूज होती है वो हाई वोल्टेज सोर्स से अप्लाई होती है, जो कि वैन हेल्स सिलेंडर से हम लोग इसे आगे ट्रांसमिट करते हैं, जो कि आगे जाके एनोड से जुड़ा रहता है, जो कि इसको एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करके देता है। सेकेंड पार्ट इज कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का काम क्या है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल लेंस काम नहीं कर रहे हैं, जो वहां लाइट माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस का काम था वही यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लेंस का काम है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में एक शार्प बीम बनाता हुआ हमारे स्पेसिमेन को हिट करता है। और जितने ज्यादा कंडेंसर लेंस होंगे उतना ज्यादा ये एक्सेलरेट होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ कंडेंसर लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हम लोग ज्यादा रखते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो और सैंपल को ट्रांसमिट कर जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देख रहे हैं, जो इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसमिट होंगे स्पेसिमेन से, उतना ज्यादा ब्राइट हमारा इमेज बनेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सैंपल पर। सैंपल प्रिपरेशन इसमें सबसे टफ टास्क होता है, जो कि 4 स्टेप्स से जाके हमें करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इसकी जो है फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग रिंस करते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं। तो ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, जो जिससे हम लोग सैंपल प्रिपेयर करते हैं। जब सैंपल से लाइट निकलती है आगे, तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, जो कि जो इमेज हमारी बन रही है उसको मैग्नीफाई करता है, और फर्दर ये इस तरह से पास होता हुआ फाइनली प्रोजेक्टर लेंस से सीसीडी डिटेक्टर पर आता है। सीसीडी डिटेक्टर जो होता है, या तो सीसीडी डिटेक्टर हो सकता है या फ्लोरेसेंट स्क्रीन हो सकती है, जो यहाँ पर हमें इमेज बना के देता है। यहाँ पर हम लोग अपने स्पेसिमेन को रखते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाते हैं, और इस तरीके से
फाइनली इमेज हमें स्क्रीन पर मिलती है विद द हेल्प ऑफ सीसीडी डिटेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो टेम के एप्लीकेशन वेरियस बैकग्राउंड्स में दिए जाते हैं, लाइक मटेरियल साइंस में मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, लोकल केमिस्ट्री ऑफ कोई भी मेटल्स की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी केमिकल के बारे में, उसके कंपोजिशन में, उसके फेस में, उसके प्रेसिपिटेट में, कंटामिनेंट्स में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस में भी हम लोग टेम का यूज करते हैं, लाइक कोई भी मिनरल है उसका कंपोजिशन क्या होगा, कोई भी केमिकल का मॉलिक्यूलर लेवल पर कितना टॉक्सिक इफेक्ट होगा, कि कोई भी और से कितना हमें किस कंपोजिशन का मिनरल मिल रहा है। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल और लाइफ साइंस भी हम टेम को यूज कर सकते हैं, लाइक किसी भी वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका कंपोजिशन है, ये विद द हेल्प ऑफ टेम हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। और किसी भी सेल का क्या कंपोजिशन है ये यहाँ पर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी लिविंग सेल का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो यहाँ पर लिविंग सेल काम नहीं कर सकता। और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो ब्लैक एंड व्हाइट बनती है।